जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल ईरान की वॉर की। बट हम वॉर के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में हम काफी वीडियोस बना चुके हैं कि वॉर क्यों स्टार्ट हुई, कहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, किस तरीके से इंपैक्ट कर रही है। बट आज इसके हम कुछ अलग डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो वॉर हो रही है मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, इसको स्टार्ट करने का रीजन जो बताया गया था इजराइल और यूएसए के द्वारा, वो था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ठीक है, हमें क्या बताया गया था कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं हम। बट एक्चुअल में जो है ये सिर्फ न्यूक्लियर तक सीमित नहीं है। इसके पीछे जो एक ब्रॉड रीजन था वो है यहाँ की ईरान का रिजिम चेंज। रिजिम चेंज मतलब कि वहां की जो गवर्नमेंट है उसको चेंज कराना इनका एक मेन पर्पस था। क्यों था? क्योंकि अगर हम बात करें पुराने टाइम की, पहले के टाइम की, तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, को 1979 से पहले देख लेते हैं हम। यहाँ पे गवर्नमेंट थी यूएसए के फेवर वाली, मतलब यूएसए के द्वारा बनाई हुई गवर्नमेंट थी ईरान में। तो वो काम करते थे यूएसए के लिए, मतलब ईरान का जो भी ऑयल था वो आसानी से मिल जाता था। किसको मिल जाता था? यूएसए को मिल जाता था। और इवन इजराइल से भी उस टाइम पे काफी अच्छी दोस्ती थी। बट इस बार की जब गवर्नमेंट आ जाती है तो ये एक आइडियोलॉजिकल, मतलब ये जो है इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है यहाँ पे, और उसी आइडियोलॉजी को, एक अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो इस वजह से ना ये इजराइल को पसंद थे और ना ये यूएसए को पसंद थे। तो इनको हटाने के लिए यहाँ पे ये लड़ाई शुरू करते हैं। तो एक न्यूक्लियर वाला भी कारण था, हालांकि वो नहीं बोल रहे कि वो कारण नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ रिजिम चेंज भी एक बड़ा रीजन था ईरान और ये जो इजराइल और यूएसए के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीके से रशिया को फायदा मिल सकता है, चाइना को क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा मिल सकता है, कैसे चाइना इंपैक्ट कर रहा है, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इंडिया की जीडीपी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो कई सारी चीजों की हम बात करेंगे सिंगल वीडियो में। तो देखिए, अभी क्या हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वेस्ट एशिया में बढ़ रहा है, और वॉर जो है इसने मतलब एक नया प्रॉब्लम इंडिया के लिए बना दिया है। क्योंकि आप देखो ऑयल के प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, मतलब $120 पर बैरल हो गए थे, मतलब $120 तक पहुंच गया था। वापस से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन $100 भी कम थोड़ी ना होता है, बहुत ज्यादा होता है प्राइस। तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो अब सोचो हमारे यहाँ की जितनी भी चीजें फ्यूल से चल रही है, हर चीज की प्राइस बढ़ेगी। पेट्रोल, डीजल, एयरलाइंस जो हो गई, हर चीज की क्या बढ़ेगी? प्राइस बढ़ जाएगी। और अगर हमारे देश में प्राइस बढ़ती है तो वो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को इम्पेक्ट करेगा, वो करता ही है। तो हमारे देश की रुपये की जो वैल्यू है ये डेप्रिशिएट होगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, साथ ही हमारे देश में इन्फ्लेशन आएगा। हमें जो मतलब आम जनता को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, अभी यहाँ पे नॉर्मल जो पेट्रोल की प्राइस चलती है वो भराने में उनको क्या होती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है मिडिल क्लास लोगों को। आप सोचो प्राइस बढ़ेगी तो कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि आज के टाइम पे हर जगह गाड़ियां चल रही है। आपने देखा कितनी ज्यादा गाड़ियां चल रही है, हर चीज पे इंपैक्ट करेगा वो। तो हमें यहाँ पे बैलेंस करना है रिलेशंस। और दूसरी चीज, एक तो हमने देख ली एक ही डायमेंशन है, हमारी जीडीपी को इम्पेक्ट कर रहा है, हमारे यहाँ देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, साथ ही हमारे लिए एक को डायलेमा क्रिएट करेगा कि हम किसके साथ रहे। क्योंकि हमारे लिए इजराइल भी अच्छा पार्टनर है, ईरान भी अच्छा पार्टनर है, यूएसए भी अच्छा पार्टनर है। तो हम किसी पर्टिकुलर की साइड नहीं ले सकते, और नहीं ले सकते तो इंडिया के लिए क्या क्रिएट कर रहा है, ये डायलेमा क्रिएट कर रहा है। तो इसी तरीके से जो ईरान वॉर है ये इंडिया के लिए क्या बना रहा है, कि स्ट्रेटेजिक चैलेंज बना रहा है कि हमें यहाँ से हमें कई सारे पार्टनर को डाइवर्सिफाई करना, कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। अब देखो, ये वैसे हम देख चुके हैं, ये इजराइल है, ये ईरान है, ये हमारी पर्शियन गल्फ है जो कि ईरान के नाम पे रखी गई है। सऊदी अरेबिया को भी इससे प्रॉब्लम होती है। ये हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से वर्ल्ड का 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई होता है। इंडिया का भी मोर देन 50% जो है सप्लाई यहीं से आता है, इसी रूट से होके आता है, क्योंकि इंडिया के मेजर पार्टनर है यही, ईरान हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहीं से होके आता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके साथ ही ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया था। हालांकि इंडिया के लिए मतलब थोड़ा बहुत उसने बोला है, चाइना, इंडिया इन लोगों को नहीं परेशान करेगा, लेकिन फिर भी इसको ब्लॉक होने से प्रॉब्लम तो हो रही है ना, वर्ल्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो रही है। अब देखिए, तो ये जो है वॉर, इट्स नॉट ओनली अबाउट डिस्ट्रॉइंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट इसके अंदर ईरान की रिजिम चेंज, साथ ही वीकन करना ईरान का इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट। क्योंकि देखो, इजराइल जो है अकेला ऐसा नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है मिडिल ईस्ट वाले रीजन में। तो वो क्यों चाहेगा कि कोई और ऐसा नेशन है जो यहाँ पे क्या करे, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे। तो ईरान का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, उसको कम करना, उसको क्या रखना, कम करना, उसको ये नहीं चाहते थे। कौन? इजराइल और यूएसए दोनों ही।
तो ये भी एक बात है यहाँ पे। साथ ही देखो ये जो सऊदी अरेबिया है ना, ये भी मतलब एक तो पाकिस्तान का भी अच्छा पार्टनर है, साथ ही सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता कि ईरान जो है ये क्या करे, आगे बढ़े, ये बढ़ा बने, वो भी इसके अपोज में ही रहता है। और उसका रीजन है कि जिनके जो कम्युनिटी वाला है, शिया और सुन्नी वाला, तो शिया और सुन्नी कम्युनिटी का जो रहता है, क्योंकि ईरान में पॉपुलेशन है शिया की, शिया कम्युनिटी बिलोंग करती सबसे ज्यादा, और वहीं जो सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये जो नेशन है ये सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो ये जो है इनके लीडर के इनमें भी लड़ाइयाँ चलती है कि यहाँ पे जो मेन लीडर रहेगा वो कौन रहेगा। तो ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पे ईरान आए, ठीक है। उसके साथ ही इजराइल और यूएस जो है बिलीव करते हैं कि ईरान की आइडियोलॉजी जो है उनकी सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रही है। मतलब ईरान की जो अलग अलग आइडियोलॉजी है, एक तो उसकी आइडियोलॉजी है कि इजराइल में जो ज्यूज कम्युनिटी है उनको खत्म करना उनको पसंद नहीं करता है। उसके साथ ही एक जो इस्लामिक रिवोल्यूशन जो लेके आया वो वाली आइडियोलॉजी। तो ईरान की आइडियोलॉजीज इन दोनों को पसंद नहीं आती और इन्हें लगता है कि उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है। साथ ही न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना है, कई सारी चीजें हो गई। तो इसीलिए चाहते थे कि वहां के रिजिम चेंज कर दे और ऐसी गवर्नमेंट लेके आ जाए जो कि यूएसए और इजराइल के द्वारा बेक्ड हो। मतलब ये जो होंगे इन्फ्लुएंस करके रखेंगे उस गवर्नमेंट को, ताकि वहां की गवर्नमेंट फायदा पहुंचाएगी इन दोनों को, क्योंकि ईरान काफी बड़ा एनर्जी का एक सोर्स है जहां पे काफी ज्यादा रिसोर्सेस पाए जाते हैं, तो वो उनका फायदा मिल जाएगा इन दोनों को। तो देखो वाई ईरान मतलब क्यों ऐसा थ्रेट जैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि ईरान जो है क्या करता है, प्रोक्सीज, कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है, उनको हेल्प करता है। जैसे कि हमास, जो गाजा वाला रीजन है वहां पे हमास हो गए, हिजबुल्लाह हो गई लेबनान वाला रीजन में, साथ ही हौतीस हो गए यमन वाले रीजन में। तो इनको क्या करता है, ये जो है प्रोक्सी ग्रुप है किसके, ईरान के, और ये जो है नुकसान करते हैं, अटैक करते हैं कहाँ पे, इजराइल के अंदर। जैसे रेड सी वाला रीजन हो गया, उसमें भी अटैक करते हैं ये हुती जो है, क्योंकि यमन उसी के पास आ जाता है, रेड सी के पास। साथ ही ये जो है इजराइल के अंदर अटैक करते हैं। तो इजराइल ऐसे आर्म्ड ग्रुप्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है और ये उनके ऊपर अटैक करते हैं। उसके साथ ही ये इजराइल को अपोज करते हैं, समटाइम अटैक भी करते हैं। इसलिए इजराइल और यूएस चाहते हैं कि ईरान की पावर को हम क्या करें, थोड़ा अब कम करें। मतलब इसलिए ईरान उनको थ्रेट लगता है। ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है, ईरान क्या करता है, देखो यहाँ पे ईरान कभी भी डायरेक्टली वॉर में इंक्लूड नहीं है। देखो ईरान ने यहाँ से कभी उसके यूएसए के ऊपर अटैक नहीं किया डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि इतना पावर नहीं है उसके पास कि ईरान डायरेक्टली यूएसए के साथ फाइट कर सके, क्योंकि यूएसए वर्ल्ड की सबसे बड़ी मतलब पावरफुल आर्मी रखता है, पावरफुल वेपन्स रखता है, टेक्नोलॉजी रखता है। तो उससे डायरेक्ट अटैक करना ईरान के बस की बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट ईरान जो है क्या करता है, डायरेक्ट वॉर तो नहीं करता है, लेकिन वो सपोर्ट करता है प्रोक्सी ग्रुप्स को। कई सारे रीजनल अलायंस बना रखे, उसने अपना इन्फ्लुएंस बना रखा आसपास के अलग अलग नेशंस में, लाइक इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, ऐसे नेशंस में उसने अपना क्या रखा है, इन्फ्लुएंस बना रखा है, जो कि उसको सपोर्ट करते हैं इस लड़ाई में। जैसे दूसरे नेशंस पर अटैक करना, जैसे उसने क्या किया, अभी डायरेक्टली यूएसए पे तो अटैक नहीं किया, लेकिन यूएसए के जो एयर बेसेस है, ठीक है, एयर बेस है, कई सारी जो जगह है यूएसए की अलग अलग नेशंस में, लाइक सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, इजराइल हो गया, जितनी भी आसपास के नेशंस है जहां जहां उसकी जगह थी वहां पे क्या करा, उसने अटैक किया। किसने, ईरान ने। क्यों, क्योंकि उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट यूएसए पे नहीं करता, इसलिए इन चीजों पे अटैक करके उससे बदला लेता है। तो ये स्ट्रेटेजी अलाउ करती है ईरान को टू चैलेंज स्ट्रॉन्गर एनिमीज इनडायरेक्टली। उसके साथ ही इस वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ऑयल प्राइसेस कुड नहीं, इट हैज ऑलरेडी इंक्रीज्ड, ऐसा बोलो। ऑलरेडी क्या हो चुका है, ग्राफ ऐसे पहले शुरुआत के दिनों में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट के अभी 2-3 दिनों में ग्राफ ऐसा गया है, ठीक है, इस तरीके की प्राइस बढ़ गई है। मतलब ये यहाँ $120 तक पहुंच चुका था, फिर अभी 100 तक आया। हो सकता है अभी ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक और कुछ चेंज आ जाए प्राइस में, डोंट नो, क्योंकि ये अनसर्टेन है, ये बढ़ता घटता रहता है। बट काफी ज्यादा 100 को पार कर चुका है, ये मैं बता देती हूँ। साथ ही ग्लोबल ट्रेड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोज होना, साथ ही हूतीज का अटैक करना रेड सी वाले रीजन में, तो ये सब क्या कर रहे हैं, एरियाज को मतलब रास्तों को ब्लॉक कर रहे हैं। और देखिए ये इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड जो है काफी ज्यादा इम्पेक्ट होता है, क्योंकि मानो भले उसने रास्ता ब्लॉक किया, सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि ये रास्ता बंद होने से सिर्फ ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। वो सारे प्रोडक्ट जो इस रूट से पास होके जा रहे थे उन सभी की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मानो ये रूट अगर नहीं काम किया तो आपको दूसरा रूट लेके जाना पड़ेगा जो कि काफी बड़ा होगा। अगर रेड सी वाला बंद हो जाता है, रूट ये बंद हो जाता है, तो आपको अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप के नीचे से होके जो रास्ता जाता है वो लेना पड़ेगा,
और उस रास्ते से अगर आप गए तो इतना ज्यादा टाइम लगेगा हमें कि वो प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। और जितना ज्यादा ट्रेवलिंग टाइम लगता है, इतनी ज्यादा ट्रेवलिंग कॉस्ट लगती है, इतनी ज्यादा रिसोर्सेस लगते हैं, इतनी ज्यादा मेन पावर मतलब एनर्जी, हर कुछ चीज ज्यादा लगेगी, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब ट्रेवलिंग कॉस्ट वो जेब से तो भरेगा नहीं कोई भी, उस प्रोडक्ट की प्राइस में ही इंक्लूड करेंगे और फिर उसको लिया जाएगा। तो हर प्रोडक्ट जो इस रूट से पास होके जाता है उस सबकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है, साथ ही ग्लोबल ट्रेड को इम्पेक्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इम्पेक्ट कर रहा है, कई सारी चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है। साथ ही मिडिल ईस्ट पूरा अनस्टेबल हो चुका है। ये स्टार्ट हुआ था 3 देश से, लेकिन अब ये एक रीजनल वॉर बन चुका है जिसमें कई सारे नेशन इंक्लूड है, क्योंकि इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो अलग अलग प्रोक्सीज थे उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया, जो ये ईरान है उसने अलग अलग जगह अटैक करना स्टार्ट किया जहां पे यूएसए के बेसिस थे। तो इस तरीके से पूरा रीजन क्या हो गया है, इसमें इंक्लूड हो चुका है, पूरा रीजन अनस्टेबल बन चुका है। तो देखो इसका अनस्टेबल होने से मतलब नुकसान क्या क्या है हमारे, कई सारे नुकसान है। एक हमारा ईरान में बढ़िया से चाबहार पोर्ट चल रहा है, उसका मतलब रुक जाता है ऑब्वियसली। अब वहां पे लड़ाई चल रही है, हम जाके कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, कैसे रास्ता बनाएंगे, ऑलरेडी वहां इतनी इनस्टेबिलिटी है। उसके साथ ही हम IMEC प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो इजराइल ने बोल दिया कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, एक हेक्सागोन ऑफ अलायंस बनाने की बात करी थी इजराइल ने। तो IMEC बन सकता है, बट ये रीजन स्टेबल तो हो, ये अनस्टेबल ही इतना है कि हम कब बनाएंगे इसे। INSTC प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये रूट है जो कि हमारे रास्ते को शॉर्ट करेंगे, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। किससे बढ़ाएंगे, यूरोप से बढ़ाएंगे, सेंट्रल एशिया से बढ़ाएंगे, अफगानिस्तान हो गया, मतलब ये सारे नेशन से क्या करेगा, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन कब, जब ये रीजन स्टेबल रहेगा, जब सारे नेशन शांत तो रहे, तब हम कंस्ट्रक्शन करें, कोई काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। लेकिन अभी ये हो नहीं पा रहा है। तो ये कई सारी चीजों को इम्पेक्ट कर रहा है। हम सिर्फ ऑयल तक देख रहे थे अभी कि ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, बट सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है, कई सारी चीजों को इम्पेक्ट कर रही है ये लड़ाई। इसीलिए कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में रह रहे, तो चाहे लड़ाई किसी भी कोने में हो वर्ल्ड की, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे देश को इम्पेक्ट करती है और कर रही है। तो कंट्रीज जो है सबको ये क्या कर रहा है, इम्पेक्ट कर रहा है। अमेरिका की अब देखो स्ट्रेटेजी, एक तो अमेरिका क्या बोलता है कि मैं तो शांति बनवाता हूँ, शांति बनाता हूँ, सीज फायर करवाता हूँ, मुझे चाहिए नोबेल पीस प्राइज। और एक तरफ खुद ही क्या करता है, वेपनाइज करता है लोगों को, मिलिटराइज करता है, सपोर्ट करता है। समटाइम्स तो लड़ाई को खत्म करने की बात करते, अवॉइड करने की बात करते, मीडिएशन कराने की बात करते, और समटाइम्स क्या करते, यूएस इज ऑल्सो टेकन मिलिट्री एक्शन, कई सारी जगह पे ले लेते हैं। तो ये जो है कंफ्यूजन पैदा कर देता है अबाउट अमेरिका लॉन्ग टर्म प्लान इन वेस्ट एशिया। अब अमेरिका का एक्चुअल में प्लान क्या है, कभी बोलता है शांति करवाना, कभी लड़ाई करवाता है। तो इस तरीके की मिक्स्ड स्ट्रेटेजी यहाँ पे चल रही है। अब देखो अमेरिका का हमने देखा, इजराइल देखा, ईरान देखा, इंडिया देखा, अब आते हैं रशिया और चाइना। रशिया का क्या है, देखो रशिया को मजा आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा, क्योंकि ऑयल प्राइस राइज जो हो रही है मिडिल ईस्ट में, तो अब जो है नेशन सब्स्टिट्यूशन अगर कोई देखेंगे तो दैट विल बी रशिया, क्योंकि उन्हें रशिया दिखेगा जहां से वो क्या कर सकते हैं, ऑयल परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो रशिया को इस चीज से तो थोड़ा बेनिफिट मिल रहा, उसे कोई दिक्कत नहीं है ईरान के ऑयल के प्राइस कितनी बढ़े, क्योंकि उसके तो देश में खुद ही भंडार है ऑयल का। साथ ही चाइना बेनिफिट ले सकता है दूसरे तरीके से, स्ट्रेटेजिकली। कैसे ले सकता है कि अमेरिका ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है इस कॉन्फ्लिक्ट में, अभी उसका ध्यान नहीं है, तो वो अटैक कर सकता है ताइवान पे। जनरली क्या करता है, अमेरिका इंटरफेयर करता रहता है, अब वो ताइवान पर अटैक कर सकता है, ताइवान पे कंट्रोल कर सकता है। सेम रशिया भी कर सकता है यूक्रेन पे। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो है जियोपॉलिटिकल एडवांटेज ले सकते हैं अगर यूएस इधर की तरफ बिजी है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी कई सारे जो चीजें रहती है, लाइक उनके वेपन्स हो गए, सब चीजें, और उनकी फोर्स जो हो गई, माइंड जो हो गया, सब कुछ अभी इधर बिजी है, तो वो दोनों उधर फायदा उठा सकते हैं। और इंडिया के लिए अभी ये क्यों चैलेंज है, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप है कई सारे नेशंस के साथ, जैसे कि ईरान हो गया, इजराइल हो गया, सऊदी अरब, यूएई, यूएस, सबके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, किसी के साथ खराब नहीं है। तो इन सभी अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा, किस तरीके से हम इस डिप्लोमेसी को हम बैलेंस करेंगे। साथ ही हमारा इंटरेस्ट क्या है इस रीजन में, तो पहला तो हो गया ऑयल एंड गैस, मोर देन 50%, ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी। ठीक है, साथ ही इंडियन वर्कर्स हमारे, अगर हम देखें तो गल्फ में काफी ज्यादा लोग
काम करते हैं, स्पेशली कतर में, ऐसे कई सारे नेशन है जहाँ पे इंडिया के लोग काम करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो जैसे अभी हमने इजराइल से स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई, इजराइल से हमारी पार्टनरशिप है, यूएसए से हमने डील करी, ऐसे कई सारे नेशन है ऑलरेडी, इवन हम यूएई से कर रखी है, कतर से कर रखी है। तो ऐसे कई सारे नेशन है जिसके साथ हमारी अच्छी पार्टनरशिप है, तो वो इम्पेक्ट होगी इस वॉर की वजह से। ठीक है, तो हम किसी की साइड तो ले नहीं सकते, तो हमें यहाँ पे इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज को क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है लड़ाई। रीजनल पावर कंपटीशन, तो कई सारी पावर compete कर रही वेस्ट एशिया में, जैसे यूएस, रशिया, चाइना, ईरान, इजराइल। तो इसी वजह से ये क्या बन गया, अभी के टाइम पे काफी ज्यादा अनस्टेबल रीजन बन चुका है। और ये इंडिया के लिए भी डायलेमा क्रिएट कर रहा है कि हम ईरान के साथ किस तरीके से टाई बना के रखें, किस तरीके से हमारे रिलेशन बना के रखें। साथ ही इजराइल, यूएस, इन दोनों से भी बैलेंस रखना है, इससे भी बैलेंस रखना है, एनर्जी सिक्योरिटी भी बचा के रखना है, और इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में हमें पढ़ना भी नहीं है, ये भी बचाना है, इसमें भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे इंडिया इज रिक्वायर्ड कि वो केयरफुली, डिप्लोमेटिकली सोच समझ के यहाँ पे क्या ले, कोई भी एक्शन ले, बैलेंस बना के ले। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट। देखो हमने कई बार पढ़ लिया था, मुझे पता है कि आपने कई जगह पढ़ लिया होगा क्या हो रहा है, क्या लड़ाई हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, सब कुछ, लेकिन इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं, किन किन नेशंस को फायदा पहुंच रहा है, और अलग अलग लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने देखा, एनर्जी को हमने देखा, उसके साथ ही जितने लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है, हर चीज को हमें ध्यान रखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वॉर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरीके की वीडियो के लिए फॉलो करना है हमारे चैनल को, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए एसएसबी वर्ल्ड एफडीए। ठीक है, एसएसबी वर्ल्ड सेम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे क्या मिल जाएगा आपको, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।